नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 19 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे सीज फायर के बारे में हमास ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन क्या ये सीज फायर सच में रद्द अमल में आएगा या फिर ये सीज फायर रद्दी के भाव बिक जाएगा। इसको लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, आपको वीडियो में जरूर पता चलेगा। और साथ ही सीज फायर के दौरान कहां कहां बड़े हमले हुए, हमास ने कितना नुकसान आज इजराइल को पहुंचाया और इजराइल ने कहां कहां हमले किए, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही लेबनान और ईरान के बीच एक बार तकरार होने की संभावना निकल के सामने आई है। अब ये तकरार क्यों है, इसके बारे में भी आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें हैं जिससे कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे कनेक्ट हैं। तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने रखूंगा, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दे। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, जब ये लाइव में बोलता हूं, कई सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारी दुआओं का क्या असर होगा। असर ना होता तो आज सीज फायर ना होता। बहरहाल सीज फायर कैसा है, क्या है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल बताऊंगा, तब तक आप कमेंट करते रहें। अब बिना किसी देरी के सबसे पहली खबर जो मैं आपको बताऊंगा वो सीज फायर के बारे में ही बताऊंगा। और सीज फायर को लेके अभी तक जो रिपोर्ट आई है, चाहे अल जजीरा हो, चाहे स्काई न्यूज हो, चाहे अलग अलग और न्यूज चैनल हो, चाहे टाइम्स ऑफ इजराइल हो, इन सब ने कह दिया कि भाई हमास सीज फायर को लेकर एक्सेप्ट कर चुका है। अब जो देखा जाना है वो इजराइल का रुख देखा जाना है। अब हमास इतना जल्दी सीज फायर के लिए क्यों मान गया, क्या कोई खास शर्त थी, क्या हमास झुक गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में जान लें। 2-3 शर्तें हमास ने रखी है और इन शर्तों पे आप खुद समझ जाइएगा कि क्या हमास झुका या फिर हमास ने अपनी बात मनवा ली। तो सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि केवल 2 इलाके छोड़ दीजिए, एक बेतलहिया और दूसरा सुजाइया। इन दोनों इलाकों को छोड़ के बाकी जितनी जगहों पे इजराइल की आर्मी घुसी पड़ी है, इन तमाम जगहों से 1 किलोमीटर पीछे हटना होगा। यानी गाजा से 1 किलोमीटर पीछे इजराइल की आर्मी हटेगी, तभी जाके सीज फायर होगा। इस प्रपोजल को हमास ने एक्सेप्ट किया है। यह प्रपोजल बाकायदा कतर और इजिप्ट द्वारा भेजा गया था, हमास ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखना होगा कि इजराइल करता है या नहीं। अच्छा, इजराइल करे या ना करे वो बात की बात है, हमास और क्या डिमांड करता है उसके बारे में आप जान लीजिए। इस सीज फायर में 10 लोगों को छोड़ेगा, जो हमास है वो केवल 10 लोगों को छोड़ेगा और इसके बदले इजराइल को 200 लोगों को छोड़ना होगा। और 200 लोग कैसे, ये जो 200 लोग हैं इनमें से 140 के करीब ऐसे हैं जो इजराइल की कैद में हैं और इन 140 को इजराइल की सरकार ने इस वजह से बंद करके रखा है क्योंकि इनके ऊपर जब इजराइल की अदालत में मुकदमा चला तो बाकायदा इनको उम्र कैद की सजा हुई है। यानी 140 के करीब ऐसे हैं जिनको सजा हो गई है उम्र कैद की, लेकिन इनको इजराइल छोड़ने को मजबूर है। पहली चीज। दूसरी चीज आप ये जानिए कि 60 के करीब ऐसे हैं जिनको 15 साल से ऊपर की सजा हुई है और इनको भी इजराइल छोड़ेगा। ये बात हमास एक्सेप्ट करके ही इस सीज फायर के बारे में सोच के तब जाके फाइनली उसने अपनी रजामंदी दी। तो यहां पे 10 लोगों को छोड़ने के बदले हमास के कहने अनुसार इजराइल को 200 लोगों को छोड़ना पड़ेगा और ये 200 लोग इजराइल के लिए खतरे का सबब थे। अब हमास ने ये तमाम चीजें बोली, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया। अब ये प्रपोजल गया है इजराइल के पास। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इजराइल एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो यहाँ पे 2 चीजें, आप दोनों चीजें पहले जान लीजिए। पहली चीज ये है कि इजराइल के अंदर लगातार 4 लाख लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे मौजूद हैं। ऐसा दबाव इजराइल के ऊपर पड़ रहा कि इजराइल की जो सरकार है वो शर्तें मानने को मजबूर है। इस समय 4 लाख लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे खड़े हैं। 4 लाख ऐसे हैं जो तेल अवीव में जगह जगह आग लगा रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी जो सरकार है अगर वो सीज फायर नहीं करती है तो हम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरी दुनिया याद रखेगी। तो एक तरफ अपनी पब्लिक का दबाव है, दूसरी तरफ खुद नेतन्याहू का अपना एक एजेंडा क्या है अब आप जान लीजिए। बेन गवीर, जिसका नाम आपने खूब सुना होगा, जब ये अपने पीक पे था तो इसने गजा में गजब का नरसंहार किया था। इस बेन गवीर ने कहा कि अगर नेतन्याहू की सरकार सत्ता पलट न करना चाहे, अगर नेतन्याहू की सरकार सीज फायर करना चाहे तो एक बात याद रखे कि आने वाले टाइम में पीढ़ियों के लिए बड़ी मुश्किल बात होगी। अगर हमास के सामने नेतन्याहू की सरकार घुटने टेकती है या फिर झुकती है तो ये बहुत मुश्किल का सबब बन जाएगा आने वाले टाइम में, ऐसा बेन गवीर का मानना है। यानी इनका कहना है कि अगर हमास साथ जीत गया, हमास को खत्म नहीं किया गया तो हमास आने वाले टाइम में हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। इस वजह से सीज फायर मत करो, ये बात बेन गवीर बोल रहा। इसके बाद इनके जो अब्बा जान है ट्रंप, उन्होंने क्या कहा वो आप सुन लो। ट्रंप का कहना है कि हॉस्टेजेस को छुड़ाने का एकमात्र तरीका है कि जितने भी टेररिस्ट हैं, यानी जितने भी हमास के लोग हैं, उनको खत्म कर दो, उनको मार दो। अगर वो जिंदा रहे तो ये हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे नहीं, इस वजह से तुम सीज फायर ना करो।
तो एक तरफ इनकी अपनी आवाम कह रही है कि सीज फायर करो, एक तरफ इनके जो फार राइट मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं सीज फायर ना करो, साथ ही ट्रंप कह रहा है सीज फायर ना करो। तो क्या इजराइल तमाम शर्तों को मानेगा? अच्छा, इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी है, आप अगर किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस देश के संविधान को पढ़ें। वहां पे जो चीजें लिखी हैं, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री और वहां के नागरिक उसी एजेंडे को फॉलो करते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कभी भी किसी भी ग्रुप के साथ, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कभी भी कोई भी टॉक नहीं करेंगे, कोई भी बातचीत नहीं करेंगे और कभी भी उसकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बात इस समय हमास बोल रहा है कितने लोगों को छोड़ना है, तो अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात इजराइल सुनता है तो इतने लोगों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये लोग वहां के कानून के हिसाब से उम्र कैद की सजा पा चुके हैं। तो क्या छोड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं छोड़ेगा। इस सीज फायर के एक्सेप्टेंसेस को लेके 1% चांस है। आपको मेरी बात अभी तक जो बोल रहा हूं बड़ी कड़वी लगी होगी, लेकिन मैं पत्रकार हूं, मेरा काम आपको सच्चाई बताना है। गुलाबी ख्याल नहीं दिखा सकता आपको कि अरे नेतन्याहू झुक गया, घुटनों पे आ गया। अरे भाई, जो सही खबर हो आप जानो। 1% के करीब चांस है कि इजराइल इसको एक्सेप्ट कर ले, बाकी आप डंके की चोट पे आपके सामने मैं कह के जा रहा हूं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। खैर, इन तमाम सीज फायर के बीच क्या क्या हमले हुए उसके बारे में आप जान लीजिए। आज जो फिलिस्तीन के अंदर ग्रुप हैं, जैसे PIJ यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, हमास, इन तमाम लोगों ने कंडक्ट किया ऑपरेशन और इनका दावा है कि इन्होंने अपने ऑपरेशन में बड़े नुकसान पहुंचाए। इतने नुकसान आज इजरायली सोल्जर्स को पहुंचे हैं कि इजरायली सोल्जर्स के जान के लाले पड़े हैं। इन्होंने बताया कि हमने अलग अलग जगहों पे एम्बुश लगाया, इजरायली सोल्जर्स को मारा है और इस कदर मारा है कि ये कभी लौट के गजा की तरफ वापस नहीं आएंगे। तो एक तरफ सीज फायर को एक्सेप्ट करने की बात चल रही है, दूसरी तरफ इधर जो फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लोग हैं, जो हमास के लोग हैं, लगातार हमला भी कर रहे हैं। अच्छा, इजराइल की तरफ से भी हमले इंटेंस हैं। इजराइल की गाड़ियां लगातार अंदर घुसती चली जा रही, लगातार कॉम्बैक्ट फाइट हो रही। तो ऐसे हाल में आपको लगता है कि सीज फायर होगा? ख्याली पुलाव की दुनिया से मेरे भाई बाहर आ जाओ। तमाम बड़े पत्रकार आपको बता रहे होंगे कि अरे खुशियों की लहर, कोई खुशी की लहर नहीं है, ये सब महज एक सगुफा है, इसके अलावा कुछ नहीं। CNN में एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, इसका आर्टिकल आप बगल में देख सकते हैं कि क्या लिखा है। एक सीनियर इजरायली अधिकारी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जिसमें यह सीनियर इजरायली अधिकारी दावा करते हुए कह रहा है कि अगर फिलिस्तीन में कुछ हमें उखाड़ना है, अगर हमें चैन से रहना है, अगर हमें इजराइल के टेरिटरी को बढ़ाना है, तो कम से कम 50,000 जो फिलिस्तीनी है उनका मरना जरूरी है। ये कोई आंडू पांडू न्यूज चैनल का रिपोर्ट आपको नहीं बता रहा हूं, ये CNN में रिपोर्ट छपी है कि इजरायली आर्मी के एक बड़े ऑफिसर का बयान निकल के सामने आया है कि इनका प्लान है कि कम से कम 50,000 मौतें फिलिस्तीन में हों। आर्टिकल इंग्लिश में है, आप उसको रोक के पढ़ सकते हैं, क्या कुछ लिखा आप समझिए। ये बाकायदा किसी से बातचीत कर रहे थे, गलती से रिकॉर्डिंग वायरल हुई, और जब ये रिकॉर्डिंग वायरल हुई तब पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई कि इन्होंने अब तक जो मारा वो मारा, वो तो बात की बात, अभी इनके दिमाग में है कि कम से कम 50,000 लोगों को मारा जाए। तो आपको क्या लगता है, सीज फायर होगा? आज सेटलर्स ने क्या गुंडागर्दी की आप वो जान लो। फिलिस्तीन के कल्चरल मिनिस्टर, फिलिस्तीन, यहां गजा की बात नहीं कर रहा, फिलिस्तीन के कल्चरल मिनिस्टर जिनका नाम इमाद हमदान है, ये किसी प्रोजेक्ट को लेके जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इनको बेसिकली रामल्ला जाना था। रामल्ला जाने के लिए जब ये अपने गाड़ियों में बैठ के बढ़ते हैं, चूंकि कल्चरल मिनिस्टर हैं तो 3-4 गाड़ियों का काफिला लाल लश्कर होता है, उसके बाद एक गेटेड सोसाइटी के पास आके रुकते हैं। वहां पे कुछ लोग इनको रोकते हैं, रोकने के बाद इनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहां जा रहे हो। यानी फिलिस्तीन के अंदर ही फिलिस्तीन के कल्चरल मिनिस्टर से पूछा जाता है कि तुम कौन हो। मिनिस्टर साहब अपनी पहचान बताते हैं और कहते हैं कि मैं कल्चरल मिनिस्टर हूं। इसके बाद वो लोग इनको कहते हैं कि तुमको आगे नहीं जाना है, ये जो जगह है ये बाकायदा रिस्ट्रिक्टेड जगह है, यानी इजराइल के अलावा यहां कोई और नहीं आ सकता। आप पहले वीडियो देखिए, इसके बाद इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक शख्स इनको रोक रहा है, बाकायदा उसके पास हथियार था। अच्छा, जिस जगह पे रोक रहा है वो फिलिस्तीन है, जिसको रोक रहा है वो फिलिस्तीन का कल्चरल मिनिस्टर है, और रोकने वाला इजरायली घुसपैठिया सेटलर है। यानी इनकी गुंडागर्दी इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि फिलिस्तीन के नेताओं को रोकते हैं। तो इसके बाद लोग यहाँ से मुफा छोड़ रहे हैं कि इस बात को आज गजा की तरफ से भी कुछ बड़े हमले इजराइल के ऊपर किए गए हैं, और ये दावा जो इजरायली डिफेंस फोर्स का टेलीग्राम ग्रुप है उसने ये पोस्ट किया है कि आज गजा की तरफ से एक प्रोजेक्टाइल छोड़ा गया। प्रोजेक्टाइल का मतलब वही जो उड़ के आए और गिर जाए, और इस प्रोजेक्टाइल को
हालांकि इजराइल की आर्मी का दावा है कि हमने टेरिटरी में घुसने से पहले ही उड़ा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अपडेट्स निकल के सामने आए कि ये जो प्रोजेक्टाइल था वो आके गिरा है और कहीं ना कहीं इजराइल को ठीक ठाक नुकसान इसने पहुंचाया है। तो आज लगातार हमले हो रहे हैं, कहीं सेटलर्स घुस के मिनिस्टर्स को रोक रहे हैं, कहीं फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद घुस के मार रहा, कहीं हमास घुस के मार रहा, और ये चीजें आज और कल 2 दिन तक लगातार काफी इंटेंस रहेंगी। खैर, अगली खबर को रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है ईरान से। ईरान में भी बड़ी अजीबो गरीब चीज है। ईरान एक ऐसे देश को पाल पोस के बड़ा कर रहा था, एक ऐसा देश जिसको इजराइल कब्जा कर सकता था, लेकिन ईरान ने वहां पे मदद की। ईरान ने बाकायदा वहां पे पैसे खर्च किए, इन्वेस्ट किया और उस देश को बचा के रखा, महफूज किया, एक संगठन को खड़ा किया, हिजबुल्लाह को। आज उसी देश का जो राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा वो आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके दिमाग में बस एक ख्याल आएगा कि भाई जिंदगी में कभी किसी का भला मत करो, कभी मत करो। आपको पूरी कहानी बताता हूं हुआ क्या। जब इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा था, उस टाइम अगर कोई ग्रुप एक्टिव था तो वो ग्रुप एक्टिव था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह भी इधर से पलटवार कर रहा था, बदले में इजराइल ने फिर पलटवार किया, उसके बाद कई लोग मारे गए। और इसी बीच आपको याद होगा कि जब लेबनान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था इजराइल और उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान एक ही ऐसा ग्रुप था जो ग्रुप लगातार कॉम्बैक्ट ले रहा था, लगातार मोहड़ा संभाले हुए था, मोर्चा संभाले हुए था, और उस ग्रुप का नाम था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के ऊपर जब हमला करता है इजराइल, इसी दौरान कुछ लेबनान के मजलूम मासूम मारे जाते हैं। इस दौरान एक ऐसा देश था जिसने इजराइल के ऊपर अटैक किया था और उस देश का नाम था ईरान। ईरान ही ऐसा था जिसने एयर स्ट्राइक की थी, ईरान ही ऐसा था जिसने मिसाइलें छोड़ी थी। और उसी के बाद लेबनान के तमाम लोग सड़कों पर निकल के तालियां बजा के कह रहे थे कि देखो, हमारी तरफ से अगर कोई निकल के सामने आया तो एक ही है, ईरान। तमाम तरह की कहावतें चल रही थी कि भाई 56 बहनों का एक ही भाई है ईरान, 56 बहनों की राखी की लाज राख ली ईरान ने। लेकिन आज उसी लेबनान की आप हुकूमत और हरकत देखिए। लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है जोसेफ औन ने आज ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अपने मैटर पे ध्यान दे, लेबनान के मैटर पे उसको कमेंट नहीं करना है और हमारे मैटर में दखलंदाजी ना करे। 4 महीने पहले जब तुम मारे जा रहे थे, 4 महीने पहले जब इजराइल तुमको लथेड़ के मार रहा था, तब ये बोली तुम्हारी कहाँ गई थी? तब तुम जाते हो अमेरिका का चाटते हो और कहते हो कि साहब कुछ करो। तब अमेरिका से एक साहब आते हैं, तुम्हारी सरकार यहाँ पे बनवा देते हैं। तुम्हारी आवाम को इतनी मदद की ईरान ने, और तुम क्या कहते हो कि ईरान को हमारे मामले में दखल नहीं देना। अच्छा, एक ग्राउंड की रिपोर्ट आपको बताऊं, अंदर की खबर। अगर ईरान सच में यहाँ पे दखल दे देगा तो मेरी बात आप गांठ बांध के रख लीजिए, सत्ता पलट हो जाएगी। ये भाई साहब जो जोसेफ औन है, बैठे हैं कुर्सी पे और नशे में बड़ा बयान दे रहे हैं। एक छोटा सा माल देना हिजबुल्लाह को और कहना कि जाओ कुछ वोट खरीद लो और कुछ पलट दो। आम आवाम हिजबुल्लाह के साथ खड़ी है। प्रोटेस्ट कैसे हो रहे थे इसके बारे में आपने खूब बढ़ चढ़ के देखा होगा। अब अगर ईरान चाहे सत्ता पलट करा ले, और जोसेफ जो है उनका क्या हश्र होगा पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि ईरान खामोश है। इधर ईरान दूसरे मामलों पे ध्यान दे रहा। अभी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है अलग अलग अखबारों से, अलग अलग एजेंसी से, कि सितंबर महीने में ईरान और इजराइल की जंग फिर से शुरू हो सकती है। सितंबर महीने में ईरान और इजराइल की जंग फिर से एक बार स्टार्ट होगी और इस बार बड़े इंटेंस लेवल पे होगी। अच्छा, आपको याद होगा जून से पहले जब मई में हम जैसे लोग कहते थे कि जून में होगा, तब तमाम लोग कहते थे कि भाई कैसे पता होगा। इस चीज को पता करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। जैसे आपसे मैं कोई हथियार खरीदूं और आपसे पूछूं आप डिलीवरी कब देंगे, आप मुझे बताएं कि भाई साहब डिलीवरी जो है आपको नवंबर में मिलेगी, तब मैं कहूं नहीं, मुझे डिलीवरी अगस्त के लास्ट में चाहिए क्योंकि सितंबर में मुझे कुछ काम है। फिर मैं एक दूसरे वाले से हथियार लूं, उससे भी पूछूं कब दोगे, वो भाई साहब भी बोल दें कि अरे अक्टूबर में दूंगा। फिर मैं कहूं नहीं अक्टूबर में नहीं चाहिए, मुझे अभी के अभी अगस्त लास्ट में चाहिए क्योंकि सितंबर में मुझे कुछ काम है। तो जब 5-6 जगहों से ऐसी रिपोर्ट आती है कि भाई इस व्यक्ति को, इस देश को, इस प्रधानमंत्री को अगस्त में लास्ट में चाहिए, सितंबर में से कुछ काम है, तो फिर जाहिर सी बात है अपडेट्स कहीं ना कहीं जब एक दूसरे से कनेक्ट की जाती हैं तब मामला क्लियर होता है कि भाई सितंबर में कुछ होगा। तो ईरान और इजराइल के बीच सितंबर में जंग हो सकती है और उसको लेकर बड़ी अपडेट आई है कि ईरान ने ऐसी तैयारी की है कि इस बार चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, हिले जाएंगे। दरअसल एक बॉम्बर है, बॉम्बर का मतलब जो बम बरसाता हो, एक ऐसी फ्लाइट, एक ऐसा प्लेन
उसको ऑर्डर किया है और किससे? रशिया से। और इसका नाम है Tu-160M, एक ऐसा बॉम्बर जो कहीं भी जाके बम बरसाने में कैपेबल है। और इसके बाद इजराइल अंदर से हिला दोस्तों। खैर, हिलने से एक और आपको खबर बताता हूं। अभी जेलेंस्की भाई साहब पहुंच गए हैं ट्रंप से मिलने। ट्रंप से मिलने के दौरान जेलेंस्की ने एक बयान दे दिया पहले ही। अच्छा, बयान से पहले क्या हुआ आप जान लो। पुतिन जब मिलने गए थे इनसे मिलने ट्रंप से, उस टाइम यूक्रेन ने एक हमला कर दिया था। इस हमले में 8 से 9 लोग घायल हुए थे और घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। और इस बात पे पुतिन तमतमाए हुए थे। इस वजह से 3 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन फिर पुतिन ने कहा कि भाई हमको जो डोनेटस्क है वो जगह दे दो, नहीं तो फिर कोई बात बनेगी नहीं। ट्रंप ने कहा कि ठीक है, विचार करते। पहले ट्रंप ने खूब डरवाने की कोशिश की, ऊपर से B2 बॉम्बर निकाल दिया, 3-5 जो भी इनका अडंबर वडंबर है वो किया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। उसके बाद पुतिन साहब डरे नहीं। पुतिन ने कहा कि हमको वो चाहिए, दे दो, नहीं तो हम घुस के इनको ठोक देंगे। अब उस दौरान क्या हुआ कि यूक्रेन हमला कर देता है। पुतिन यहां बैठे, फोन आता है कि भाई हमला हो गया। पुतिन 3 घंटे चुपचाप बातचीत करते हैं, उसके बाद वहां से रवाना। इसके बाद आज जेलेंस्की जब पहुंचे बातचीत करने, इसी दौरान रशिया ने ऐसा इंटेंस हमला किया है कि BBC की आप रिपोर्ट देखिए कि काफी कैजुअलिटी हुई है। और इस हमले के बाद अब जेलेंस्की का बयान निकल के सामने आया कि हम उस जगह को नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए हम नहीं देंगे। अच्छा, पिछली बार भी जब जेलेंस्की मिलने गए थे तो ट्रंप ठीक ठाक भड़क गया था, उसको लेके भी काफी रूमर्स उड़े थे कि ट्रंप की बेइज्जती हो गई, ट्रंप ने डांट दिया। इस बार तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो वहां पे बैठे हैं कि भाई ये भड़क न जाए। इस लेवल की मीटिंग इनकी होने जा रही है कि ये डर भी है कि कहीं ये भड़क न जाए, वो डांट न दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और एक और आपको अपडेट देता हूं, इधर मार्को रूबियो का बयान निकल के सामने आया है भारत और पाकिस्तान के ऊपर। और मार्को रूबियो ने कहा है, जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर है यानी विदेश मंत्री, इनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर है वो टेम्प्रोरी है। भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर है वो कभी भी टूट सकता है और भारत और पाकिस्तान के बीच जंग कभी भी हो सकती है। ये बात इन्होंने बोल दी। अमेरिका का एक साथ मिला, आसिम मुनीर भाई साहब फूल गए। लेकिन एक बात इनको समझनी चाहिए कि अमेरिका है, ये जब इजराइल का सगा नहीं हुआ, ये कभी ईरान का बड़ा अच्छा दोस्त था, आपको पता होगा। ये 1960 में ईरान एक तरह से अमेरिका का ही बेस था। सत्ता पलट हुई, चीज़ें बदल गई, अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है, पहले घुस के बम मारता है। तो ये चीज़ पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए कि भाई पड़ोसी हम तुम्हारे और बाप भी हैं। तो एक बात याद रखो कि धंधा पानी करो यार, पैसे कमाओ, हमें भी कमाने दो। हमारी तुम्हारी वैसे भी कोई कंपेटेबिलिटी बनती नहीं है, तुम छोटे हम बड़े, सरफेस वाइज भी आप देख लीजिए। तो प्यार से रोना यार, क्या लड़ाई झगड़े में रखा है। लड़ोगे झगड़ोगे, खुद का नुकसान, मेरा भी नुकसान, हम तुम्हें मारेंगे फिर तुम रोगे, ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। इस वजह से किसी के चढ़ाने बढ़ाने पे नहीं आना चाहिए, इस बात को आपको समझना चाहिए। खैर, आज आपको एक जाते जाते अच्छी तस्वीर दिखा के जाता हूँ दोस्तों। ये भाई साहब इजराइल जो थे, ये पूरी दुनिया में एक चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा फेल हुए कि आज आप खुश हो जाएंगे। ये फिलिस्तीन को मिटाना चाहते थे, फिलिस्तीन को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ये ख़त्म करते करते जो लोग फिलिस्तीन का नाम नहीं जानते थे, आज उनके हाथों में फिलिस्तीन का झंडा है। आप एक बार वीडियो देखिए कि पूरी दुनिया में फिलिस्तीन की कैसी तारीफ हो रही, उसके बाद इसके बारे में बात करें। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया, लाखों लाखों की तादाद बस फिलिस्तीन फिलिस्तीन कर रही, यानी जिस फिलिस्तीन को मिटाने की कोशिश कर रहे थे वो फिलिस्तीन उस खुशबू की तरह था कि उसकी शीशी को तो तुमने तोड़ दिया, लेकिन खुशबू पूरे आवाम में फैल गई। खैर, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।